कॉमन वुमेन है जो किसी कहीं पे अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही है, उनके साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले 0 एफआईआर जान लीजिए, यूज कीजिए और अब आप अपना एडवोकेट खुद बनिए। पुलिस स्टेशन पे कॉपरेट जाइए। करती है? पुलिस कॉपरेट करती है कि नहीं करती है, ये बहुत डिबेटेबल मैटर है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देना आपका ड्यूटी है, वहाँ से फिर आपका काम खत्म, फिर वहाँ से उनका काम शुरू। वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे, गारंटर साइन करना है कि हाँ हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम इतना पैसा देंगे, ही बेल है। अब ये वकील ही कराता है, आप भी अपने आप बेल करा सकते हैं अपने दोस्तों का। अगर आप जाइएगा तो अपना लीजिए उसका गारंटी कि हाँ मेरा दोस्त नहीं करेगा। अरेस्ट अगर कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर में करना है मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर। अगर मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं करता है तो फिर यहाँ पे जिसको अरेस्ट किया गया है उसका राइट का फिर वायलेशन है। आपको अगर पता चल गया कि ये ऑफेंस में हम फंस सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले ही जाके कोर्ट से आप बेल ले लीजिए। मतलब बिना कस्टडी में के बिना अरेस्ट हुई आप बेल ले लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया, नहीं मेरे लिए ये गलत है, आपको सज़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आप नहीं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, अपील में जाइए। लोअर कोर्ट से जाइएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाइएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों। मैम, क्या आपको लगता है कि कोलकाता केस जो हुआ उसका लीगल प्रोसीडिंग जो उसका जो रिजल्ट होगा वो पूरे जुडिशियरी इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, या फ्यूचर में कोई केस होगा जो इस केस को एग्जाम्पल लेते हुए वर्डिक्ट मिलेगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुओ मोटो एक्शन लिया गया और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ही टाइम पे हो रहा है और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के पॉलिसी मेकिंग के लिए। और फिर जो वुमेन है जिसके साथ ये हुआ डॉक्टर के साथ, उसका फ़ोटो को ऑर्डर दे के हटवाया गया है सोशल मीडिया से और नाम हटवाया गया है। ये सब चीज़ जो है ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी जजमेंट लेके आएगी वो बाइंडिंग होगा सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। ओके। इसको कहते हैं लीगल प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, पावर, हाँ एक पावर ही बोलिए, पार्ट ऑफ पावर है कि वो जो भी जजमेंट देती है वो बाइंडिंग होता है। सारे जजमेंट नहीं होते बट मोस्ट ऑफ द जजमेंट होता है। और जैसे अभी ये देखा गया है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें स्टेट गवर्नमेंट, कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट बहुत इंक्लूड हो गई और सीएम भी उतर के आ गई कि प्रोटेस्ट करी हैं और वो भी सपोर्ट दिखाई। तो इस तरीके से पूरा सोशल मीडिया प्रोटेस्ट करने लगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा केस है और इसका जो भी जजमेंट आएगा वो बाइंडिंग ज़रूर होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। क्या निर्भया केस भी तो इतना ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था, क्या उसमें ये आप हाँ देखती हैं? हाँ बिल्कुल हुआ था। उस केस के बाद ही बहुत सारे नए नए सेक्शंस जो हैं वो आईपीसी में जोड़े गए थे। स्टॉकिंग, वेयरिज्म, ये सभी बहुत सारे नए नए सेक्शंस थे जो कि लाए गए थे। जैसे कि वेयरिज्म जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता है। वेयरिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी वुमेन जो है वो अगर प्राइवेट स्पेस में है और उसको ये लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है और उस टाइम पे अगर आप उसको कैप्चर करते हैं या मतलब उसकी प्राइवेट स्पेस को अगर खराब करने का कोशिश करते हैं उसको, तो इस पे भी एक नया सेक्शन बना, मतलब सब सेक्शंस को ऐड करते चला गया। तो ये निर्भया के बाद? हाँ बहुत सारे सेक्शंस है जो ऐड करते चले गए। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मतलब कुछ जब इस तरीके का बड़ा केस सामने आता है तो चेंजेस बहुत होता है। लेकिन वही बात है ना कि केसेस भी तो बढ़े, टाइम बढ़ता है तो टाइम के साथ साथ केसेस भी बढ़े। जैसे हम लोगों को उम्मीद था कि इतना बड़ा केस हुआ है तो अब केसेस घट जाएंगे, लेकिन केस बढ़ते ही चला गया और निर्भया के बाद बहुत ज़्यादा जो रेप केसेस हैं वो बढ़ गए हैं, जो कि 30,000 40,000 के पास पहुंच गए थे और मतलब वो मैक्स था। और बहुत सारे केसेस जो हैं जो रूरल एरियाज में हो रहे हैं जो कि वो तो एडमिट ही नहीं है। एडमिटेड ही नहीं है। तो वहाँ तो कोई मतलब सोचिए वहाँ वो तो आ ही नहीं रहा है तो कितना होता। आपको क्यों लगता है ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा रेप केसेस का? हाँ, रेप केसेस का ट्रेंड बढ़ नहीं रहा है, रेप केसेस का जो चीज़ है वो सामने आ रहा है। ओके। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे वाले टाइम में भी कम होगा नहीं होगा पता नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ता ही है क्योंकि टाइम पीरियड के साथ क्या है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है,
जनरेशन का माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले का जनरेशन आज के जनरेशन में चेंजेस आ रहा है। आज वुमेन जो है बाहर ज़्यादा निकल रही हैं, काम कर रही हैं। पहले उनको बंद करके रखा जा रहा था, प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑफेंसेस ज़्यादा इसलिए भी क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बंद करके रखा जाएगा, ये मेरा कभी भी नहीं कहना है, बट ये भी एक रीज़न था कि शायद उतना नहीं हो रहा था। आज जब वो खुल के सामने आ रही है, काम कर रही है, तो उनके साथ किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे शायद ये भी रीज़न है कि ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, अपने राइट्स को लेके अवेयर हैं, तो इसलिए वो अपने राइट्स को यूज़ कर रही हैं, वो फाइल कर रही हैं, केसेस सामने आ रही हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं। और उसका बहुत सारा साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है। एक कोई इंसिडेंट हुआ, उसके एफआईआर से लेकर के पूरी लीगल प्रोसीडिंग तक की का क्या स्टेप होता है सो दैट कि एक कॉमन वुमेन है जो किसी कहीं पे अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही है, उनके साथ कुछ गलत हुआ, क्या स्टेप्स होता है, कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, या पहला हमें क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे कि अगर केस टू केस वैरी करेगा। ये एक ऐसा सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐसा ऑफेंसेस होता है जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि उस लड़की को ही जाके केस करना हो, उसके बदले कोई और भी जाके केस कर सकता है। ओके, एज ए सोसाइटी अगर हमको पता चला तो हम भी जाके कर सकते हैं। मतलब हमारे भले पास ये भैया- राइट है हाँ, कि किसी के yeah, बिहाफ में जा करके yes, हम करें। यस। Okay. और PIL भी एक प्रोसीडिंग है जिसमें कि कोई भी आके कोई भी सोसाइटी का कोई भी इंसान खुद से आके उस चीज़ को, उस मैटर को लेके पिटिशन डाल सकता है। PIL इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट में आप लिटिगेशन कर सकते हैं। एडवोकेट खुद भी कर सकते हैं, मतलब मेरे पास अगर कोई नहीं भी आता है लेकिन हमको पता चलता है तो हम जाके वहाँ पे उसको कर सकते हैं। उसमें कंसेंट लेना जरूरी नहीं है विक्टिम का? नहीं, कंसेंट का बात नहीं है, बात है कि हम उस चीज़ को चाहते हैं कि उस पे संज्ञान लिया जाए, ओके, उस पे कार्रवाई की जाए। अब फिर वहाँ से वो प्रोसीडिंग जाएगा, बात होगी, नहीं होगी। अब वुमेन नहीं अपना कंसेंट दे रही है या वो नहीं चाहती है देना, तो भी उस केस को स्टार्ट किया जाएगा, काम किया जाएगा उस चीज़ को लेकर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और यहाँ पे कोर्ट भी अपने से लेती है, तो उसको स्यू मोटो कहते हैं। अगर हम लोग अपने से कोई भी आके किसी के भी बदले जाके करता है तो उसे PIL कहते हैं। और अगर कोई पर्सन जिसके साथ हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी ही है, वो भी जाके करेगी, वो भी फाइल कर सकती है। अब केस फाइल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी पुलिस स्टेशन पे कोऑपरेट जाइए। करती है? पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस कोऑपरेट करती है कि नहीं करती है, ये बहुत डिबेटेबल मैटर है। ओके, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अगर बात करें ना तो जैसे ये सारे केसेस हैं, यहाँ पे संज्ञान लेती है, बट छोटे मोटे पिटी केसेस में नहीं करती है, उसको टालने का कोशिश करती है। कभी कभी इन सभी चीज़ों को भी टालने का कोशिश करती है क्योंकि उसका वो वहाँ का रेपुटेशन खराब होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना केसेस आपके के अंडर लॉ कंट्रोल एंड में आ ऑर्डर रहा है। अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा इस तरह का तो वो करने का कोशिश करते हैं, बट सभी को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी ऐसा कर रहे हैं। केसेस फिर कैसे फाइल हो रहे हैं? अगर इतने केसेस आ रहे हैं, फाइल तो हो ही रहे होंगे। तो एक सबसे बड़ा आपके पास पावर है ज़ीरो FIR। ओके, ज़ीरो FIR जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो FIR का मतलब है कि आप कहीं भी जाके, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दैट डजंट डिपेंड अपॉन कि कहाँ घटना घटा हुआ है। यस, Okay. तो ये बहुत को नहीं पता है, बहुत क्या मैक्सिमम लोग को नहीं पता है। पहले क्या था ना कि ज़ीरो FIR एज अ लीगल प्रेसिडेंट था, मतलब कि Okay. जजमेंट में आया, अप्लाई करने लग गए लोग। अब क्या है, उसका एक सेक्शन बना दिया गया। ओके, तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन बना दिया गया ज़ीरो FIR का। आप कहीं भी किसी भी जाके पुलिस स्टेशन में आप अपना ऑफेंस को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑफेंस कोई भी हो सकता है? जीरो FIR? हाँ, FIR ज़ीरो FIR सब चीज़ को ये करता है, टैकल करता है। और FIR हमेशा क्रिमिनल ऑफेंस में ही किया जाता है, तो हम लोग तो जान रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस में आप जाइए और FIR अपना कराइए। और अगर आपका FIR नहीं कोई कर रहा है तो आपके पास पावर है कि आप सीधा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के पास जाइए। SP को करना पड़ेगा। ओके, और उनके पास अथॉरिटी भी होता है कि वो जानकारी लेने के बाद आप जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ के आपके पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि करेंगे। आप टैकल करो। तो आप SP के पास जाइए, SP को नोटिस दीजिए, एक से सिंपल लेटर लिख के भी दे देंगे, वहाँ से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं मैम। सपोज कि हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ वहां पर हुआ, ठीक है,
और हम पटना आ गए और यहाँ आने के बाद हम यहाँ के लोकल स्टेशन में जाकर के हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो घटना वहाँ घटी, इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगा, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वहीं का होगा, तो यहाँ का लोकल स्टेशन वहाँ के स्टेशन से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा और ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसमें फेयरनेस कैसे आएगा? वो इसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं कि अगर आप जाइए और जाके किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके पास कहीं भी आपके साथ ऑफेंस हुआ हो, डजेंट मैटर, आपके साथ पटना में हुआ या दिल्ली में हुआ है, आप कहीं भी जाके आप अपना एफआईआर दर्ज कराइए, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। एफआईआर का फोटोकॉपी आपको फ्री में मिलेगा, आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपके पास वही प्रूफ है कि आपने एफआईआर में क्या लिखवाया था, बिल्कुल क्योंकि उसको चेंज भी किया जा सकता है, पुलिस स्टेशन कर सकती है या बाद में उसको किसी और इन्फ्लुएंस में, हाँ इन्फ्लुएंस किया जाए, तो वहां पे आपको मिलेगा, आपका ये राइट है, आपको लेना है, तो आप वहां से लीजिए। अगर आपका वहां नहीं एफआईआर दर्ज करता है तो आप एसपी के पास, वहीं के एसपी के पास आप जाइए, आपको मिलने दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो ई एफआईआर आया है। ये एफआईआर क्या है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं अब, जो कि पहले नहीं था। तो ये सारे लीगल डेवलपमेंट्स तो हुए ही हैं। ई एफआईआर से आप जाके आप बस कंप्लेन आपको लिख के देना है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा नाम ये है, अपना एड्रेस दीजिए, अपने फादर का नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना एड्रेस दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए कि आपको फिर कांटेक्ट किया जा सके। ईमेल अगर है तो ईमेल दे दीजिए, और इस तरीके से आप ई एफआईआर भी कर सकते हैं। ईमेल एफआईआर इसको बोलते हैं। ये ऑनलाइन कर सकते हाँ, हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप कर लिए, आपका मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूट हो गया। अब आप जहाँ हुआ है, जहाँ आपका मतलब जुरिसडिक्शन है, हाँ, वहाँ अब ये ट्रांसफर करने का जो कहिए ड्यूटी है, वो बनता है वहाँ के पुलिस स्टेशन का, लोकल पुलिस स्टेशन का, जहाँ Yes, आपने जहाँ आपने कंप्लेन complain जहाँ किया। आपने वहां से वो चला जाएगा जहाँ पे जाना चाहिए। आपको वहां जाने का जरूरत नहीं है, और ये इसीलिए किया गया है ताकि ज्यादा लोग आए, ज़्यादा एफआईआर्स हों, ज़्यादा लोग बात करें, क्योंकि अब हम कहीं और आ चुके हैं, मेरे साथ ऑफेंस कहीं और हुआ था, बाद में हमको पता चल रहा है कि मेरा सामान भुला चुका है, या फिर मेरा कुछ इस तरीके से चोरी हुआ, मेरा गाड़ी वहीं चोरी हो गया था, पटना में आके पता चल रहा है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, मैटर होता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होता था। उस चीज़ को दूर करने के लिए ये चीज़ किया गया है। अब पहले ये प्रोविज़न नहीं था, बस फ़ॉलो किया जा रहा था, एज़ अ जजमेंट आया था, बट अब इसको प्रोविज़न बना दिया गया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, जो कि सीआरपीसी को बदल के आया है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोविज़न ही मिल गया, पावर ज़्यादा मिल गया, बट फिर भी क्या है ना कि अब ये नया-नया है, तो ना आप अगर जाइएगा ना तो आपको नहीं डायरेक्टली बोलेगा करने, आपको बोलेगा कि जाके वहाँ कराओ। ये हुआ है, ये हो भी रहा है एक्चुअली, हो भी रहा है। और सबसे ज्यादा कॉमन अकरेंस है मोबाइल फोन का गिरना या चोरी हो जाना। वो हमेशा से लोकल पुलिस स्टेशन ये बोलता है कि कहाँ हुआ है वहां जा। लेकिन अब हमारे पास एक प्रोविजन आ चुका है, तो हम लोगों को एम्पावर करने के लिए पता होगा तो ही तो यूज करेंगे ना। जीरो एफआईआर जान लीजिए, यूज कीजिए, और अब आप अपना एडवोकेट खुद बनिए। कुछ चीजों को तो पता रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं पता रखिएगा तो आपको समझेगा कि इसको कुछ भी नहीं आता है, और आपको फिर बोलेगा जाओ, और आप चले ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो अथॉरिटी में है, वो लोग इस तरीके से बोलते ही हैं कि हम लोग डर जाते हैं। कॉमन जो प्रूडेंट मैन है वो तो डर ही जाता है। एफआईआर होने के बाद का प्रोसेस जो है वो आपका खत्म हुआ, अब वहाँ पे पुलिस का स्टार्ट होता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। मेजर बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स होता है। पुलिस जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना लोकल एक डायरी होता है, वो हर दिन क्या क्या की वो लिखती है, और फिर उसके बाद लास्ट में एक चार्जशीट बनाती है कि क्या क्या चार्जेस लगेंगे, कितना बात सही है नहीं है, किसके अगेंस्ट हुआ है। कभी अगर ऐसा हो कि कोई ऑफेंस किसके अगेंस्ट हुआ, मतलब आपके अगेंस्ट हुआ है, और आपको सामने वाले का पता नहीं है कि क्या उसका नाम था या क्या वो पर्सन था, जैसे चोरी होता है, कुछ ही छीन के चला गया, आप तो नाम नहीं जान रहे, उसका एड्रेस नहीं जान रहे, तो वहाँ अननोन पर्सन के भी खिलाफ होता है। ऐसा नहीं कि आप को कोई मना कर दे तो आप वहाँ पे मान के आ जाइए कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, तो कैसे होगा। मैनिपुलेट करने का कोशिश किया जाएगा तो मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको वहाँ पे एफआईआर कराना ही कराना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देना आपका ड्यूटी है, वहाँ से फिर आपका काम खत्म, फिर वहाँ से उनका काम शुरू। वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे। अब चार्जशीट बनने के बाद क्या होगा, तो अरेस्ट करना है तो अरेस्ट होगा, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, तो ये सब चीज़ में भाई बेल नहीं मिलना। जैसे बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि आपको जो पुलिस है वहाँ के भी लोग आपको बेल दे सकते हैं, बेलेबल ऑफेंस होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है बेल तो मिलेगा, आप चाहेंगे, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में होता क्या है कि आपको कोर्ट ही छोड़ेगी। ओके, कोर्ट से ही आप बेल ले सकते हैं, आपको पुलिस इंस्पेक्टर जो है, पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ जो है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, जो कि ज़्यादातर यूज होता है बट लोगों को नहीं पता होता है। वैसे ही है,
तो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि जिसमें आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। चला गया केस तो फिर अब कोर्ट ही अब आपका सुनवाई करेगी। ये नहीं है कि आप अब उसका सेटलमेंट कर लीजिएगा। जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में मैक्सिमम जो ऑफेंसेस है वो नॉन कंपाउंडेबल है, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते वो हैं। कैटेगरी टू कैटेगरी Whatever, हाँ डिफर करता है। हाँ, वो हमारे भारतीय न्याय संहिता में पीछे लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं, कौन नॉन कंपाउंडेबल है। हमें भी तो उतना नहीं याद रहेगा। तो जो भी एडवोकेट हैं या जो भी कोर्ट्स में है तो ये देख के ही होता है, बट मैक्सिमम लोगों को पता होता है जैसे रेप है, बड़ा क्राइम है, हीनियस क्राइम है, वो नॉन कंपाउंडेबल ही होगा, नॉन अवेलेबल ही होगा। तो वो सब जो है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए। कंपाउंडेबल है तो आप उसका सेटलमेंट बाहर कर सकते हैं, आप उसमें समझौता कर सकते हैं। तो ये सब होता है। छोटे मोटे केसेस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल कहलाते हैं। अब ये सब तो हुआ, सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं हो सकता है तो फिर नहीं होगा। बेल हो सकता है, बेल कर देगा। अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट के टाइम बेल अगर हुआ तो उसका लीगल प्रोसीडिंग चलता रहेगा वो साथ में। हाँ, बेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बरी हो गए हैं। बेल का मतलब है आपको वहां से बस फ्री किया गया है। अब आप पे अभी भी आप बाउंडेड हैं, आपको वहां पे एक सिक्योरिटी दिया जाता है। बेल में क्या होता है कि आपके बदले किसी और पर्सन ने ये एज अ सिक्योरिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है एज ए गारंटर। हाँ, गारंटर, बस बेल यही है। गारंटर साइन करना है कि हाँ हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम इतना पैसा देंगे, ही बेल है। अब ये वकील ही कराता है। आप भी अपने आप बेल करा सकते हैं अपने दोस्तों का। अगर आप जाइएगा तो अपना लीजिए उसका गारंटी कि हाँ मेरा दोस्त नहीं करेगा। तो अपने मतलब अपने रिलेटिव्स में लोग कराते हैं बेल। अब लीगल जो प्रोसेस है यही सब है, साइन वाइन कीजिए, पेपर निकलिए। अगर ये सब चीज़ नहीं हो सकता है तो फिर वहाँ पे अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, संज्ञान लिया जाएगा कि अब अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर ऐसा चीज़ है कि जो नहीं अरेस्ट करने वाला था, छोटा मोटा कोई क्राइम का एफआईआर हुआ है, तो वहाँ तो अरेस्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर आगे का प्रोसीडिंग चलेगा। अरेस्ट अगर कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर में करना है मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर। अगर मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं करता है तो फिर यहाँ पे जो उसको अरेस्ट किया गया है उसका राइट का फिर वायलेशन है। इसीलिए कई बार लोग डायरी में एंट्री नहीं करते हैं या चार्जशीट हाँ। में ये करते हैं सो दैट कि उनको समय मिल जाए कि वो विक्टिम है उसके साथ इन्वेस्टिगेट करके, या जो निर्दोष भी होता है, क्योंकि पुलिस भी कई बार गलत होती है, बिल्कुल। तो वो उसके साथ मैनिपुलेट करे। यहाँ पे तो वही चीज़ है, तो हम लोग को थोड़ा पता रहेगा तो हम लोग जानेंगे ना कि ये हो रहा है कि नहीं, केस डायरी बन रही है कि नहीं। ये तो उनका ड्यूटी है केस डायरी बनाना। अदरवाइज चार्जशीट लास्ट में फिर वो तैयार करेंगे। अरेस्ट हुआ मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है वो अपना देखेंगे बेल देना है नहीं देना है, क्या होना है। चार्जशीट कब तैयार किया जाता है? वही इन्वेस्टिगेशन के बाद। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर अपना वो पूरा देखेंगे कि क्या हुआ, मामला कहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। फिर वो अपना केस डायरी मींस केस रजिस्टर करने के पुलिस का बाद काम है चार्जशीट बनाना। केस रजिस्टर करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट हाँ। चार्जशीट बना और चार्जशीट बनने के बाद फिर अब वही पेश होगा कोर्ट के सामने। अब यहाँ से जुडिशियल एक्शन शुरू। यहाँ तक ब्यूरोक्रेट का काम होता है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, उनका काम है। वहाँ से अब यही इसी जो कस्टडी में रहा है इसको कहेंगे हमारा पुलिस का कस्टडी। और फिर जब इसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि नहीं इनको कस्टडी में रखना तो फिर ये जुडिशियल कस्टडी होगा। अब केस जो हो रहा है वो तो होगा ही। अब आगे अब सोचिए कि आप शायद लगता है कि बड़े ही मामले में फंसे हैं तो फिर यहाँ पे फिर आपको नहीं बेल दिया जाए, मांगा जाएगा, नहीं भी दिया जा सकता है। अब कोर्ट सोचेगी कि क्या ये इंसान है इस चीज में कि कहीं डाउट तो नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से है तो शायद नहीं दे। लेकिन अगर ऐसा प्रूव हो जाए या इस तरीके से दिख जाए कि नहीं शायद ये नहीं है उतना रिस्पॉन्सिबल बट थोड़ा बहुत है या नाम इसका है, तो उस चीज में आपको बेल जो है वो कोर्ट दे देती है। फिर वहां से बेल है तो छूट जाएगा, आप मतलब वहां नहीं रहिएगा, अदरवाइज आप पे तो लाइबिलिटी है, अब तो केस चल रहा है। बिल्कुल। फिर आप बेल पे हैं। अब यही होता है कि कोर्ट को जब तक ये फील नहीं हो कि वो बिना रिजनेबल डाउट नहीं हो जाए कि हाँ नहीं ये शायद डाउट है कि ये नहीं होगा बंदा, इस पे बस एलिगेशन है, अब ये हमारा काम है हम ये पेश करेंगे कि एडवोकेट्स बोलेंगे जाके कि हाँ ये चीज़ है, हम मेरा क्लाइंट जो है वो बस गलती से ऐसा फंस गया है, ऐसा वैसा, ये पहले कभी कोई क्राइम नहीं किया था, यहाँ पे कैरेक्टर का ज़रूरत है, अगर प्रीवियस कोई क्रिमिनल का आपका रिकॉर्ड नहीं है को बेल मिल जाएगा, नहीं है तो फिर ऐसे ही करते ही आ रहे हैं आप तो फिर वहाँ दिक्कत होता है। अब बड़ा कोई क्राइम पे अगर आप फंसे हैं या बड़ा कोई चार्जेस आप पे लगा दिया गया है तो फिर वहाँ भी दिक्कत आता है, वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया जाता है बेल। उसके बाद ये तो पूरा प्रोसेस हो ही गया। 438 में हमारा एंटीसिपेटरी बेल है, यानी कि आपको अगर पता चल गया कि ये ऑफेंस में हम फंस सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले ही जाके कोर्ट से आप बेल ले लीजिए, मतलब बिना कस्टडी में के बिना अरेस्ट हुई आप बेल ले लीजिए।
तो ये सारे प्रोविजंस हैं। तो डिटेल में जाएंगे तो हम लोग पूरा सीआरपीसी पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन ये सब थोड़ा नॉर्मल सा टर्म है ना जो हम लोग सुनते रहते हैं और हमें पता नहीं होता। एंटीसिपेटरी बेल यही है कि आप पहले से जाइए और अपना कोर्ट के सामने ये बोलिए कि हमको बस फंसाया जा रहा है और मेरा इसमें नाम लाया जा सकता है, हमको पहले से ही बेल दे दिया जाए। बेल में आप रहिएगा एज ए सिक्योरिटी कि आप जब बुलाइएगा हम आएंगे, बट हमको छोड़ दिया जाए। यहाँ से ये बेल का जो मामला है ये सब रफा दफा होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, आप जेल में रहेंगे। उसके बाद कोर्ट जो है वो हियरिंग स्टार्ट करेगी। हियरिंग में यही होता है कि आप अपना पक्ष रखिए। जैसे हम बताइए पहले कि क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होता है उसमें आपको सारा पहलू ला के रखना होता है, सब कुछ कोर्ट के सामने दोनों पार्टी लेके आके रखेगा। उसके बाद कोर्ट धीरे धीरे एडमिट करती है। नॉर्मल फैक्ट्स रखिए। फैक्ट्स जब कोर्ट को लगे कि नहीं नहीं ये दोनों फैक्ट जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो रेलिवेंट फैक्ट बना। और जब रेलिवेंट फैक्ट कोर्ट को लगा कि सही है, एडमिट कर सकते हैं, तो फिर वो एडमिट कर लेती है। इसको ही एडमिटेड फैक्ट कहते हैं। और एडमिटेड फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोर्ट मतलब मान ली सच कि ये इंसान इस दिन नहीं था, तो वो मान लिया अगर कोर्ट, तो फिर वो आप नहीं झुठला सकते, फिर वो नहीं चेंज होगा, वो मान लिया गया। तो धीरे धीरे सारे फैक्ट्स को जोड़ा जाता है। पहले तो सामने डिस्क्लोज किया जाएगा, फिर धीरे धीरे फैक्ट जुड़ेंगे। उसमें से कुछ फैक्ट्स को कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर जितना होगा कैलकुलेशन करके जजमेंट आएगा, डिक्री आएगा, आपके फेवर में आएगा। जजमेंट में अब वही कितना सज़ा देना है वो अब दिया जाएगा। अब लोअर कोर्ट्स जो हैं वो अपना सज़ा देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया, नहीं मेरे लिए ये गलत है, आपको सज़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आप नहीं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, अपील में जाइए। लोअर कोर्ट से जाइएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाइएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में। टाइम पीरियड के अंदर ही में जाना होता है। ये नहीं कि अब जजमेंट आ गया, अब हम कुछ दिन तक सोचे कि करें कि नहीं करें, पैसा जोड़ रहे हैं या वकील जोड़ रहे हैं, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या टाइम पीरियड होता है? 2 महीना से लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, 90 डेज। आपको उसमें ही आपको हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अदरवाइज अब केस टू केस वेरी करता है। अगर मिसलेनियस है तो उसका अलग टाइम होता है, टाइम पीरियड कि आपको उसमें अपील कर लेना है। किसी में 1 ही महीना होता है, तो उतना आपका टाइम, जैसा आपका केस है उस हिसाब से आप केस प्रोसीडिंग में जाइए और फिर आप अपना अपील कीजिए। वकील से मतलब जुड़े रहिए कि हाँ मेरे फेवर में नहीं आया, हमको केस करना है, फाइल आगे करना है, अपील में जाइए। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। ये हमने देखा है। क्योंकि हाई कोर्ट, अब ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं, सिविल कोर्ट जो है ना वो बेसिकली जो भी लॉ आप बनाए हैं ना उस पर वो फैक्ट वैक्ट देख के जजमेंट दे देगा। जैसे कि डिवोर्स के लिए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, अच्छा ये फुलफिल हो रहा है, दे दो डिवोर्स। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। बट हाई कोर्ट उन सभी पहलुओं को छूता है जो कि मतलब केस के छोटे छोटे चीजों को, हाँ, और वो इमोशंस और वो जो भी सर्कमस्टांसेस, मतलब वो उन सभी वाइडर स्कोप्स को देख के हाई कोर्ट जजमेंट देता है। इसलिए उसका जजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट जो है वो मतलब देखिए तो रटी रटाई विद्या पे काम करता है, क्योंकि वो उसका वही काम ही है। तो वो बस वही चीज़ देखेगा कि क्या लॉ बोल रहा है और मुझे क्या क्या फैक्ट मिले, मैच कर रहा है, ये जजमेंट होगा। बट ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट वही होता है, वो भी सोचते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ज़्यादा वाइडर स्कोप में सोचता है और सुप्रीम कोर्ट उससे भी ज़्यादा वाइडर स्कोप में सोचता है। वो लॉ पे बहस करता है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यही डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस नहीं, लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में ये डिफरेंस है कि वहाँ थोड़ा लॉ पे बहस ज़्यादा होता है, फैक्ट पे उतना नहीं बात होता, क्योंकि फैक्ट तो अब सिद्ध हो चुका है, तो सेटिंग्स तो हो चुका है, जज विटनेस का तो सब चीज़ हो ही चुका है। लेकिन जो हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं वो बेसिकली बात करते हैं कि क्या क्या और एस्पेक्ट है, कानूनी पहलू कौन सा छूट गया है जो इन पूरे कहाँ कोई किसी का कमी तो नहीं था, कहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जो चीज़ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर बहस होती है। तो इसीलिए डिफरेंट कोर्ट्स का डिफरेंट तरीका होता है, और इसीलिए हम लोगों को अगर नहीं जजमेंट पसंद आया है, नहीं लग रहा है कि ये गलत हमारे साथ हुआ है, तो अपील में ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, जजमेंट जो देते हैं जज, जो सजा सुनाते हैं, वो सजा किस बेसिस पे सुनाते हैं? वो क्या उनका कंसेंट ये कहता है कि नहीं ये इतना दोषी है तो इसको 10 साल का सजा दो, ये कम दोषी है तो 5 साल का सजा दो? इसका क्या पैरामीटर होता है? पैरामीटर वही हीनियस क्राइम कितना है, और कोर्ट को क्या लगता है कि ये मतलब इसका कितना मेंस रिया था। मेंस रिया का मतलब कितना गिल्टी माइंड था, ये कितना इसने पहले से प्लानिंग किया था कि नहीं। जैसे होता है ना, हम लोगों को पता था मर्डर ही एक चीज़ होता है,
लेकिन मर्डर ही ऐसा नहीं होता है, कल्पेबल होमिसाइड भी एक है जो कि एक सेक्शन पहले होता है, जिसका मतलब भी वही है, एक इंसान ने एक इंसान को मार दिया, ये भी कल्पेबल होमिसाइड ही है। और मर्डर का ही मतलब होता है कि एक इंसान ने एक इंसान को जान से मार दिया। दोनों में डिफरेंस बट दोनों में बहुत डिफरेंस है और माइन्यूट डिफरेंस है कभी कभी। और एडवोकेट्स यही करते हैं कोशिश कि अपने क्लाइंट को बचाने के लिए या मतलब केस को संभालने के लिए वो कोशिश करते हैं कि सज़ा कम कराया जाए। बचाया तो नहीं जा सकता अगर क्राइम हो गया है तो वहाँ वो कल्पेबल होमिसाइड का सहारा लेते हैं और फिर वहाँ पे आपको सज़ा थोड़ा कम होता है। बेसिकली अगर समझने के लिए समझा जाए ना, तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि मैंने डेथ कर दिया, मुझे पता था कि ये करने से इसका डेथ हो जाएगा, बट मैं करना नहीं चाहती थी। अनइंटेंशनल। हाँ, अनइंटेंशनल नहीं बोल सकते, नहीं इंटेंशन बोल कहीं ना कहीं था, लेकिन ये बहुत टिपिकल है। मेंसरी और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बहुत टिपिकल है। मतलब एकदम एक लाइन है और आप दोनों एक ही तीन हो लाइन है जाएगा, जो दोनों को सेपरेट कर सेपरेट कर रहा है और फिर एक ही हो जाएगा। मर्डर में क्या है ना कि वो पूरा सोच के प्लानिंग इंटेंशन, करके, मतलब वो knowledge, डायरेक्ट आपका इंटेंशन वो दिखाता है कि हाँ आप मारना चाहते थे और आपने मार दिया। आप ग्रीवियस हर्ट करना चाहते थे, आपका डेथ हो गया, आपको पता था ना कि इसको अगर हम ग्रीवियस हर्ट करेंगे तो मर सकता था, लेकिन आपने फिर भी किया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। लेकिन अगर आप जान के आए, पूरा प्रोसेस को फुलफिल करते हुए आप उसको उस जगह में पहुंचे, तो इसे मर्डर कहते हैं। हम लोगों ने तो Pre-planned। ये वर्ड सुना भी नहीं है, कल्पेबल हाँ, होमिसाइड। हम ये चीज जब हम पहली बार पढ़े थे तो हम बोले थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो मर्डर में इतना जल्दी कैसे मतलब बच गया या कम किस सजा हुई, तो मर्डर ही हर चीज नहीं होता। डेथ अगर किसी का हुआ है तो वो हमेशा मर्डर ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो दोषी होता है उसका भी अप्रोच बहुत मैटर करता है कि उसने सब कोर्ट उसी का को, अप्रोच मैटर करता है। हाँ कोर्ट को उसने कितना सपोर्ट किया है या कोर्ट के अगेंस्ट में वो कितना है, या उस क्राइम को लेकर के उसका परसेप्शन चेंज हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको भी बहुत तरीके ट्रायल से गुजरना होता है, तो उसको रियलाइजेशन अगर होता है कि नहीं, वो मतलब नहीं है, नहीं मतलब है, नहीं मतलब है ओके, कि आप जो बहुत अच्छा क्राइम भी किया उसने वो क्राइम कर दी। क्राइम को सजा तो मिलेगा ना। अब आपने बट ये जनरली हम लोग मूवीज में ही देखते हैं कि मूवीज का चीज सच नहीं होता है। हाँ, दैट आई मूवीज एग्री। का बहुत सारा चीज सच नहीं है। मूवीज में हम लोग जो चीज देखते हैं वो उससे बिल्कुल अलग है दुनिया, जो रियल दुनिया है, क्योंकि वो उतना स्पाइसी नहीं है, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वो सिंपल है, वो बोरिंग है। जैसे हम लोग अभी बात भी कर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जब बुक पढ़ना शुरू करते हैं और 2-2 दिन तक जब बुक पढ़ते हैं या जजमेंट पढ़ते हैं, तो इंसान बहुत शांत हो जाता है, वो बोलना नहीं चाहता है, बात उतना नहीं करना चाहता है, क्योंकि हेक्टिक होता है, ज्यादा बोलिएगा आप सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा। बड़ा शांत माहौल होता है कोर्ट्स में। लेकिन आप जब हाई कोर्ट का अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा टफ डेकोरम भी फॉलो करना होता है, मींस आपको हाई कोर्ट भी मतलब हाँ हाई कोर्ट भी, और मतलब जज के सामने आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ लॉयर और एज अ कॉमन मैन भी, वो बहुत मैटर, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब ऑलमोस्ट सारा कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल बनाकर उस पे वो लोग प्रोसीडिंग को अपलोड करते हैं। गलत बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। हाँ, अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, नहीं कोर्ट प्रोसीडिंग को लाइव कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये किया है, और उन्होंने क्या किया कि लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया, यानी कि अब जो भी प्रोसीडिंग है वो लाइव आप देख सकते हैं, जो भी चल रहा है। वो मीडिया बना है यूट्यूब। अब जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अब उसको क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं एज अ अवेयरनेस। नहीं, बट डायरेक्ट नहीं है। बट मैंने बहुत सारे चैनल देखा है जो कोर्ट के नाम से है, और वो तो कोर्ट के नाम से तो कोर्ट का थोड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, वो लाइव स्ट्रीमिंग है, और ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मतलब कहिए तो बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गया ना ट्रांसपेरेंसी के लिए किया, तो लोगों ने कहा भी कि इसका जरूरत नहीं है, इससे दिक्कत हो सकता है। कोलकाता रेप केस में भी डॉक्टर सिब्बल, ये एडवोकेट सिब्बल ये आर्ग्यूमेंट किए कि जो भी प्रोसीडिंग जो है, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है, वो लाइव स्ट्रीम नहीं जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, वुमेन जो भी एडवोकेट्स है उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, जो देख रहे हैं लोग, उनको बोल रहे हैं, क्योंकि जो डिफेंस कर रही हैं लॉयर तो उनके हेट उनके तरफ जा रहा है कि आप क्यों बचा रहे हैं, तो उनके तरफ भी एक थ्रेट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये मतलब उनके तरफ से आर्ग्यूमेंट किया गया, तो जस्टिस ने कहा, सीजेआई ने कहा कि ये नहीं हो सकता है कि हम लोग उसको बंद कर दें। ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, लोग यही बोलेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा।
या लोग बोलेंगे कोई प्रोसीडिंग का वो नहीं हो रहा, या पेस नहीं ले रहा, सुनवाई ठीक से नहीं ठीक किया से नहीं गया, हो रही या फिर शायद या जजमेंट नहीं हो रहा, हाँ जजमेंट में डिले कहीं किया जा रहा है जानबूझ के। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी ना, जैसे हम लोगों को अब क्या है, अब हम लोग इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले इल्जाम लगता था कि अरे 7 साल कैसे लग गया, अब यही 7 साल का रिकॉर्डिंग रहेगा तो आप कैसे बोलिएगा। अच्छा, एक और भी इससे फायदा होता है, एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार एडवोकेट बहुत मैनिपुलेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, कि क्योंकि क्लाइंट हमेशा तो आपके कोर्ट रूम में है नहीं, वो तो हियरिंग वो देखते हैं। मतलब ये मैं किसी पे किसी तरह का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे एज अ क्लाइंट कई बार मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, सामने कोर्ट प्रोसीडिंग आ गया तो जो मेरे लॉयर ने जिसका अप्रोच था वो बहुत अच्छा था, या हम डिसाइड कर पाए कि नहीं वो इफिशिएंट नहीं है, अब मुझे किसी और को देखना चाहिए। क्या सर? हाँ, ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा जब तक आपको नहीं पता हो कि बिल्कुल। आपका केस जो है उसमें क्या क्या हो रहा है, और कितना दूर तक आपका जो लॉयर है, वो एडवोकेट जो है वो आपको हेल्प कर रहा है, क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, पैसा कमा रहा है बस आपसे, जो कि हो ही रहा है। तो हर तरह के लोग हैं हर प्रोफेशन में, तो उसमें बस ये तरीका अपनाया जा सकता है कि आप अपने केस को लेके थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका केस जिस मैटर पे है उस पर रिसर्च वर्क कीजिए। नॉलेज रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आर्ग्यूमेंट में जो मेरा एडवोकेट है वो क्या आर्ग्यूमेंट रख रहा है और जज क्या बोल रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाइएगा। एज अ मतलब पूरा उस पर सौंप दीजिएगा और आप ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं जानकारी रखिएगा, तो आप फिर शक ही कीजिएगा, फिर आप अच्छे एडवोकेट को भी शक नहीं, कीजिएगा। जानकारी के अलावा भी ये भी तो होता है कि जो हुआ कोर्ट रूम में, वो अगर सामने देख लेना प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आप देख रहे हैं, तो और चूंकि आपका लॉयर, आपका एडवोकेट आपको ये पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं बताएगा कि हाँ जज साहब ने ये बोला तो हमने ये बोला, उन्होंने बोला, वो कंक्लूजन पे बात करेंगे बेसिकली। तो एनालिसिस करने में एज ए क्लाइंट और एज अ कोर्ट की प्रोसीडिंग की ट्रांसपेरेंसी को भी लेकर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको लगता है कि जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है वो विक्टिम फ्रेंडली जुडिशियल सिस्टम है? यस, बिल्कुल विक्टिम फ्रेंडली है, और विक्टिम को ही मद्देनज़र रखते हुए सारे लॉज बनाए गए हैं, और विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए ही ये सारे नियम हैं, जैसे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, ज़ीरो FIR लेके आना, लाइव स्ट्रीमिंग करके उनको एक तरीके से पता चलते रहना कि कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना प्रोसीडिंग चला। खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कोई और भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। PIL का एक सिस्टम जो है वो जस्टिस भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस किया इंडियन जुडिशरी में, और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन भी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारे PIL फाइल हो रहे हैं, और आप जो उस मैटर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप उस पर अगर ध्यान दे दीजिए तो ये एज अ आपका भी करियर को इन्हांस कर दे रहा है, और समाज के लिए भी बेनिफिशियरी है। इसका मिसयूज़ तो हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन देखा जाए ना तो हर एक चीज़ डेवलपमेंट जितना भी किया जा रहा है वो विक्टिम फ्रेंडली ही है। अब इसमें कहीं न कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो बस एक फैक्टर आता है ना, वहाँ पे ये थोड़ा-सा लगता है कि नहीं यार, विक्टिम फ्रेंडली नहीं है। बट देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ों में विक्टिम फ्रेंडली ही है, सब चीज़ सपोर्ट करता है, और अगर अरेस्ट भी है तो वुमेन को अरेस्ट करने के समय एक वुमेन पुलिस ऑफिसर का होना, स्ट्रिक्टली सारे रूल्स को फॉलो करना, रात में नहीं किसी भी वुमेन को अरेस्ट किया जाएगा। तो नए-नए लॉज लाए जा रहे हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरी तरफ से तो यही है कि विक्टिम फ्रेंडली है पूरा लीगल सिस्टम। क्या आपको लगता है कि इंडिया में रेप केसेस का बैकलॉग बहुत ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे जजेस हैं, जजेस का रिक्रूटमेंट्स है वो बहुत कम हो गया है, या देखिए कम तो हो गया है? उतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी क्या है ना, बिहार जुडिशरी भी है तो हर साल नहीं आ रही है। बिहार जुडिशरी का क्या है कि 3 साल पे आ रहा था, अभी तो फिर भी इस साल शायद आने का चांसेस है, लेकिन मतलब देखा जाए तो टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन होना चाहिए, कि मतलब एक ही एग्जामिनेशन हो और पूरे स्टेट का जो जजेस हैं वो अपॉइंट हो पाए, लोअर जजेस, लोअर कोर्ट्स के जजेस। अभी क्या होता है ना, स्टेट बाय स्टेट है। अब राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान जो जजेस का जो एग्जामिनेशन है वो टाइमली हो रहा है, यूपी का अलग तरीके से हो रहा है, बिहार का लेट हो जाता है। अब यहाँ के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, तो इस और यहाँ तरीके के से बच्चे राजस्थान जाके नहीं दे जाके सकते हैं?
नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लैंग्वेज बाउंड्री आ जाता है वहाँ नहीं दे सकते। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, तो वहाँ नहीं फिलअप कर सकते। मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में क्या है कि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, शायद 3 साल का प्रैक्टिस होना कंपलसरी है, तो वहाँ प्रैक्टिस रहेगा तो ही आप फिर फॉर्म ही फिलअप कर सकते हैं। तो फिर ये अलग हो गया, एक रूल अलग हो गया। बिहार का अलग है, बिहार का क्वेश्चन पैटर्न अलग है, सब चीज़ का अलग है। तो ऐसे क्या होता है ना कि आप एक साथ पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है लोअर जुडिशरी को लेके। आप हायर जुडिशरी में भी क्या है कि वो तो आपका कॉलेजियम सिस्टम है, यानी कि अपना ग्रुप जो होता है जिसका वो डिसाइड करता है और वहाँ से अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ये जो लोअर जुडिशरी है जहाँ पे कि आपके नए जजेस जो फ्रेश चेहरा आता है, फ्रेश लोग आते हैं, वहाँ पे ज़रूरत है कि एक ऑल इंडिया जुडिशल सिस्टम का एक एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो ये बात किया जा रहा है, इससे बहुत इफ़ेक्टिवली असर पड़ेगा। और जो ये हमारा बैकलॉग है, ये जो केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं, वो शायद फास्ट काम करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, बट फिर भी वो उतने इफेक्टिव नहीं है। रेप केसेस के मामले में तो उतने इफेक्टिव नहीं है वो। नहीं, किसी भी मामले में वो काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे काम हो रहा है। तो ज़रूरत वही है कि और चेंजेस लाया जाए और डेवलपमेंट किया जाए और नए तरीके से सोचा जाए। कि जैसे अभी जैसे सोशल मीडिया को या फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एक क्या बोलिए आप, एक हिस्टोरिक चेंजेस हुआ। तो वैसे ही सारे के सारे सीजीआई भी अगर इसी तरीके से हों, जैसे मेरे पर्सनल फेवरेट हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर चुके हैं। और वो लोगों को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है ना, आप एक तरीके से ऐसा फील होता है कि आपका जो चीफ जस्टिस है वो आपको एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आप उससे जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे कोई भी गैप नहीं लगता है। आगे आने वाले जजेस जो होंगे, हमारे सीजीआई होंगे, तो वो भी अगर इसी तरीके से काम करेंगे और जो सोशल मीडिया है या जो भी टेक्नोलॉजी है उसको साथ में लेके काम करेंगे ना, तो लीगल सिस्टम में जैसे सभी पेपरलेस केसेस हो जाएं, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। और हम लोग जैसे अभी कभी भी अगर आप कर सकते हैं कनेक्ट, अगर आप अपने क्लाइंट को नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं जाके, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा जो दिया गया है लीगल सिस्टम में, बहुत बहुत मेजर चेंजेस क्रिएट किया है। इससे क्या होगा, केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि आप कभी नहीं गए, कभी कहीं बाहर हैं, या कभी आपका तबीयत खराब है, फिर भी आप करना चाहते हैं अटेंड लेकिन नहीं कर पा रहे, तो आप घर से भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये सब भी तो केसेस को जल्दी करने के लिए किया गया है। क्या आपको लगता है कि कुछ जजों का एक ग्रुप हो या कुछ वैसा कलेक्शन हो जो खासकर रेप केसेस को लेकर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो और उसी पे वो जल्दी जल्दी केसेस को रिजॉल्व कर पाए, सो दैट कि बैकलॉग कम हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत सही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो पर्टिकुलरली एक ही मैटर को देखें और उसको सॉल्व करें। ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं कि वो पर्टिकुलरली उसी मैटर तो को फास्ट देखें। ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या कैसे? वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो पॉक्सो के लिए बनाया गया है, जैसे कि उसका सेपरेट एक चलेगा प्रोसीडिंग, वो बच्चों से रिलेटेड है। तो इस तरीके से करना फायदेमंद है। और जैसा आपने कहा कि जो जजेस हैं या जो भी, मतलब एक ग्रुप बना दिया जाए कि वो लोग ही उस चीज़ पे काम करें। ये बहुत बड़ा सजेशन है और बहुत अच्छा सजेशन है, बट वही है, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बनाना या इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी दे देना रूप में, वो तो एक लेजिस्लेचर का ही काम होगा। जो डिवोर्स मैटर होता है उसके लिए एक अलग कोर्ट है, अलग फैमिली कोर्ट है, उसके लिए अलग जज है, वो उसी काम को लेकर डेडिकेटेड है। तो हालांकि उसमें भी बहुत समय जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जजेस रेगुलर नहीं होते हैं, समय पे नहीं आते हैं। ये बहुत कॉमन इंसिडेंट है और ये बहुत देखा हुआ इंसिडेंट है। मीन्स हम अगर पटना में बैठे हैं और पटना के फैमिली कोर्ट की भी बात करें, तो वहाँ पे भी ये नोटिस होता है, कॉमन लोगों की शिकायत है कि कई बार जजेस टाइम पे नहीं रहते हैं। तो खैर जो भी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस तरीके से फैमिली कोर्ट बना करके डिवोर्स के मैटर को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने बना रखा है, वैसे रेप केसेस जैसे जो इंसिडेंट है, और खासकर वो तब जब इतना हाई प्रोफाइल हो जाए, बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। एक पर्टिकुलरली रेप केसेस से रिलेटेड एक कोर्ट ऐसा बनाना, या फिर देखा जाए तो उससे रिलेटेड ही सारे केसेस एक जगह जाएं, वहीं प्रोसीडिंग चले, ऐसा करना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं है भी हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वही है ना कि जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो। और बहुत सारे नेशनल वुमेन कमीशन है। इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं, अगर जुडिशरी तो जुडिशरी की ही है।
उनका ही रोल है कि वो सारे के सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ वे में करें। लेकिन क्या है ना कि ह्यूमन है, बहुत सारी चीज़ों को परफेक्ट करने के चक्कर में हम लोग सब चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते और कुछ लोगों के लेट से आने से हम लोग पूरे जजेस को नहीं बोल सकते कि वो लेट से आते नहीं, हैं। वही इसीलिए मैंने उस क्योंकि लाइन को जोड़ा क्योंकि वो लोग से ज़्यादा पर्टिकुलरली टाइम का कोई नहीं होता है और अगर आप लेट हैं तो आपका ही केस नहीं एडमिट होगा, आप ही का केस नहीं बहुत चलेगा। सारे वीडियोस में हमने देखा है इस चीज को कि जज डांट लगा रहे हाँ, हैं टाइम लॉयर करने को के। इनफैक्ट हाँ, कि आप समय पे क्यों नहीं आए। हाँ, तो मैं उस स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर हाँ, रहा हूँ, पार्टिकुलरली एक दो पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन था जिसको लेकर के मैंने ये बात कहा, बट अदरवाइज हाँ। जज आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। और उनके वजह से ही हम लोग जो हैं वो अभी एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रह पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं सही से कर रहे होते तो उन लोगों में डर नहीं होता। आज भी जब लोग लड़ते हैं तो ये बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो हम लोगों में फिर भी भरोसा तो है ना। ऐसा तो नहीं कि इंडियन जुडिशरी पे किसी को भरोसा नहीं है या वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट है, वो अपना फैसला खुद ले रही है और जजेस पे बहुत प्रेशर होता है, जजेस पे बहुत ज़्यादा केसेस का प्रेशर होता है, जजमेंट्स का प्रेशर होता है। सैटरडे संडे को भी वो लोग काम करते हैं। जितने भी लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, वो सीजीएम हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जितने भी हैं, वो सभी लोगों पे ज़्यादा बर्डन है। छोटे छोटे केसेस होते हैं बट सबका आपको जजमेंट लिखवाना होता है और आपका वो हॉलीडे उसी चीज़ में चला जाता है। तो जुडी उनको भी तो एक हॉलीडे का टाइम चाहिए और कितना भी है तो ये एक मेंटल थकाने वाला ही चीज़ है। मेंटली आपको थकाने वाला काम है, इसमें तो आपको फिजिकली कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे उनको तो रिलैक्समेंट का ज़रूरत है। वो लोग छुट्टी लेते हैं, वो लोग काम करते हैं, वो लोग सही हैं। ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर में जजेस होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा कोर्ट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि केसेस ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर जजेस भी ज़्यादा होने चाहिए। थोड़ी देर पहले आप लैंग्वेज की बात कर रही थी एग्जाम को लेकर के। एक चैलेंज जो मैंने भी पर्सनली फेस किया है, सपोज कि एक आदमी है जो पटना में है यहाँ पे और उसको अरेस्ट करती है किसी दूसरे स्टेट की पुलिस, वो लेकर के जाता है। लेट्स सपोज राजस्थान या गुजरात की हम बात करें, गुजरात की बात करते हैं, तो वहां लेकर के वो जाता है। अब वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग हो रहा है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग का जो आ रहा है ऑर्डर, वो आ रहा है गुजराती में। हम हैं हिंदी भाषी, हम कैसे समझेंगे कि वहाँ का अगर हमने वहाँ के लॉयर को अपॉइंट किया कि भाई आप वहाँ पे देखिए, लोकल लॉयर को, वो जब मुझे भेज रहा है तो वो पूरी गुजराती लैंग्वेज में भेज रहा है, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि है। तो क्या एक कॉमन लैंग्वेज आइदर हिंदी और इंग्लिश नहीं होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया? इंग्लिश ही है। हमारा जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो सारा पेपर वर्क जो है वो सारा इंग्लिश में ही होता है। लेकिन जहाँ पे अगर बात किया जाए कि कहीं लोकल लैंग्वेज में ऑर्डर आ रहा है या जजमेंट जो हो रहा है वो लोकल में आ रहा है, तो वहाँ पे एडवोकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को सारा चीज़ कन्वे करे, जो उसका भाषा है, जो उसका लैंग्वेज है। और केसेस जैसे अगर हमको कोई अरेस्ट कर रहा है और उसका लैंग्वेज अलग है, पुलिस का, मेरा लैंग्वेज अलग है, तो भी पुलिस को ये इंश्योर करना है कि उसको पता हो कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, उसका क्या रीज़न है अरेस्ट का, उसको पता होना चाहिए। ये एक अरेस्ट करने वाले पर्सन का राइट होता है। तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर का एक तरीके से देखें तो डिसॉल्व ही हो जाता है अगर आप अरेस्ट के टाइम पे देखें। दूसरा, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में देखें तो हमारा जो रिटन पेपर वर्क होता है वो इंग्लिश में ही होता है। और इसलिए भी ज़्यादा आवाज़ उठाया जा रहा है कि जितना भी कोर्ट प्रोसीडिंग है वो हमारे लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए या ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए जो ज़्यादा वहाँ बोली जा रही है। जैसे पटना हाई कोर्ट में हिंदी बोला जाना चाहिए। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि एडवोकेट और जजेस का एक बहस हो गया था कि एडवोकेट को तो हिंदी आती है लेकिन जज को नहीं आती है। तो वहाँ पे जैसे लैंग्वेज का जब भी ऐसा होता है ना, एक गैप होता है, तो एक इंटरप्रेटर रखा जाता है, कोर्ट अपॉइंट करती है कि आप उसको इंटरप्रेट करके आप दीजिए। जजमेंट भी वैसे ही इंटरप्रेट Interpret करके करके होता मिलेगा। है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, वहाँ होता है वैसा अपॉइंटमेंट कि वो पर्सन आपको अपॉइंट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो आपको पर्टिकुलरली किसी केस में होता है, बाकी केसेस में तो लोकल है। तो अगर लोअर लेवल पे हो रहा है केसेस तो वहाँ तो सारे वही भाषी होंगे, मराठी भाषी होंगे, पंजाबी भाषी होंगे। लेकिन जहाँ पे आप अगर हायर चले जाते हैं हाई कोर्ट्स में, वहाँ इंग्लिश में ही सब चीज़ होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश में ही होता है। सारा प्लीडिंग से लेके ड्राफ्टिंग से लेके एवरीथिंग इंग्लिश में। आपको लगता है कि वुमेन प्रोटेक्टिंग लॉ बहुत अच्छा है इंडिया में, इफिशिएंट है? यस, वुमेन प्रोटेक्टिंग लॉज इफ़िशिएंट हैं और वुमेन प्रोटेक्टिंग लॉज एम्पावरिंग हैं। वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है और 2 ऐसा सेक्शन है जिसमें कि
वुमेन को और वाइडर स्कोप दे दिया गया है नया लॉ में, जिसमें है कि वोयरस में एक आता है, जिसमें कि कोई भी अगर वुमेन को इस तरीके से कैप्चर करने का कोशिश करता है, तो उस पे वो केस चलेगा। साथ ही साथ अगर कोई स्टॉक करने का कोशिश कर रहा है और चाहे वो कोई भी हो, तो उस पे केसेस चलेगा। कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब यानी कि कपड़े उतारने का कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई भी करेगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर्स हो, वहाँ उन पे भी वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ देखा गया है कि मतलब जो नए लॉज हमारे हैं, वो वुमेन को प्रोटेक्ट ज़्यादा वाइडर स्कोप में कर रहे हैं। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल चैप्टर की तरह उसको अलग कर दिया गया है। जैसे आईपीसी में क्या था ना कि वो मिक्स था, उसके लिए कोई स्पेशल चैप्टर नहीं था, बट बीएनएस में क्या है, स्पेशल चैप्टर बना दिया गया है और उसमें सारे के सारे सेक्शन 64 से लेके 72 तक सारे के सारे रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, वोयरिज्म, डिस्टर्बिंग और स्टॉकिंग, जितना भी वुमेन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस हैं, वो सारे के सारे एक जगह हैं। चाइल्ड और वुमेन के अगेंस्ट जो भी होने वाले ऑफेंसेस हैं एक जगह हैं। तो ये भी एक तरीके से ध्यान दिया गया है, लॉज को और ज़्यादा पावर दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो बढ़ाया गया है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी लॉज है ना, वो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट हैं। बस अब कहीं एक कमी एक आता है कि हमें वो लॉज नहीं पता है, या फिर पता है तो जो हमारा सोसाइटी है वो वहाँ फेल कर जाता है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। लॉज तो बना दिए गए हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सोसाइटी को ही काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली। लॉज लास्ट में आता है जब क्राइम हो जाता है, क्राइम ही नहीं होने दिया जाएगा तो फिर प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो सोसाइटी का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लॉज लास्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस लॉ है, और है तो कितना इफिशिएंट है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो आया था एक गाइडलाइंस के थ्रू, विशाखा गाइडलाइंस। उस केस के बाद क्या हुआ ना कि जो वर्किंग आवर्स है या वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो भी लॉज होने चाहिए या जो गाइडलाइंस होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ओके, ये कब कब बना था? इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग 2010, 11, 12, आई थिंक उस टाइम पे ही है। और विशाखा गाइडलाइन जो है वो सबसे रिमार्केबल है गाइडलाइन, जो कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण है। मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि जुडिशरी जब लॉज बनाने लग जाए, उसका तो काम नहीं है लॉ बनाना, जब वो काम बनाने लग जाए तो ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। और इसके ही तहत वो वुमेन को वर्क प्लेस पे जो हो रहे हरासमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस लेके आई थी, और उस पर कुछ चेंजेस किए गए, ऐड किए गए सेक्शंस, लेकिन एक पर्टिकुलरली एक्ट बना देना चाहिए और पूरे वर्किंग प्रोफेशनल को इंक्लूड करते हुए। वर्किंग आवर्स को एक स्पेशल एक्ट नहीं है जो कि पर्टिकुलरली सारे वुमेन प्रोफेशनल्स को इंक्लूड कर रहा हो, मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंक्लूड कर रहा हो। इवन देखा जाए ना तो इस जो वर्किंग आवर्स जो आप एक जो प्राइवेट कंपनीज जो शोषण कर रही हैं ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोग भाग रहे हैं आईटी कंपनी से और वो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। पहला रीज़न ये भी है कि वहाँ इतना वर्किंग लोड उनको दे देता है। हम लोग कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाह रहे हैं। जैसे लीगल एजुकेशन लेने के बाद आप एडवोकेसी करिए, जुडिशरी का तैयारी कीजिए, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनिए। कॉर्पोरेट लॉयर में डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, बट वहाँ इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि हम लोगों को पता चलता है और हम लोग भागते हैं कि नहीं अभी वहाँ नहीं जाना है। पैसा मिलेगा लेकिन वो पैसा उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता है ना, जब आपको वो उतना खट के आ रहा हो, उतना आपको exploit करके आ रहा हो। आप शायद वो चीज फेस करिएगा 5 years, 6 years, 10 years के बाद क्या होगा, वो आपको इतना फ्रस्ट्रेटिंग मेंटल कर देगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। अब भागिएगा ही ना वहां से आपको फिर भाग के अपना कुछ करने का मन करेगा। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट का कमी है, और यहाँ पे एक स्पेशल एक लॉ बन जाए जो कि सिर्फ इस पे बेस्ड हो, तो फिर मजा ही आ जाएगा ना, क्योंकि कोई भी किसी का एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। और अभी कोई ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट ही नहीं है। आपको लगता है कि लीगल लिटरेसी लोगों के बीच में बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत है, और बिना रुके इसे बढ़ाना ही होगा। क्योंकि आने वाले टाइम जो बच्चा है वो तो जानेगा ही जानेगा, लेकिन फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, फिर एक नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, उसको नहीं पता होता है। और आप कितना भी जानिए कम है, कितना भी हर दिन कुछ ना कुछ नया जजमेंट आ रहा है। किसी ना किसी हाई कोर्ट में एक कोई ना कोई स्पेशल जजमेंट आ रहा है जो कि नया कोई क्रिएट कर दे रहा है हिस्ट्री, जिसे लैंडमार्क जजमेंट्स कहते हैं। तो वो कोई एक स्पेशल हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट ही है। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने किसी चीज़ पे गलत जजमेंट दे दिया था, गलत टिप्पणी कर दिया था कि कुछ सेक्सुअल प्लेजर, वुमेन के सेक्सुअल प्लेजर पे कुछ गलत टिप्पणी आ गया था।
कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपका ये काम नहीं है कि आप ये बोलिए कि लड़की को बॉयफ्रेंड बनाना है कि नहीं। वो कुछ इस तरीके का कमेंट जज ने जजमेंट में कर दिया था। तो आपको बस जजमेंट देना है, आप ये काम कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो एक ऐसा रेगुलेटिंग बॉडी भी है जो कि टाइम टू टाइम रेगुलेट करती रहती है सारे के सारे हाई कोर्ट्स को, और वो बोलती रहती है कि आप अपना जो लिमिटेशंस है उसको फॉलो कीजिए। आप जज है, आप अपना उस चीज उस को सीमित follow दायरे में कीजिए, रह सीमित करके आप दायरे अपनी में रहिए। जजमेंट को दीजिए। जजमेंट को दीजिए। आप जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि किसको क्या करना है, क्योंकि उसमें कुछ इसी तरीके का केस था कि लड़की जो है वो भाग जाती है और फिर बाद में वो शादी कर लेती है, और कुछ इसी तरीके का केस था। फिर बाद में पता चलता है कि रेप चार्जेस या इस तरीके का एलिगेशन लड़के पे चला जाता है। तो ये होता है, मतलब लास्ट में ये कंक्लूड कोर्ट कर देती है कोलकाता कोर्ट कि ये तो लव अफेयर है, ये रेप नहीं है, ये इस तरीके का कोई भी किडनैपिंग नहीं है, इस तरीके का कोई भी मतलब ऑफेंस नहीं है। तो लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ इस तरीके का कमेंट आ गया। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि आपका ये काम नहीं है, आप अपने दायरे में रहें और आप जजमेंट बस दें। आप एक स्पेशल ओपिनियन नहीं क्रिएट कर सकते। तो देखा जाए तो टाइम टू टाइम सारे जजेस जो हैं अपना कहीं ना कहीं स्पेशल जजमेंट दे रहे हैं, और हम लोगों को वो पता और कभी चलते कभी रहता है। फ्लो में भी वो निकल जाता है। आप जब हियरिंग कर रहे होते हैं 10 तरीके का आर्गुमेंट होता है। हियरिंग के टाइम पे जो बोला गया वो जजमेंट थोड़ी होता है। नहीं, बट आप उस माइंडसेट में रहते हैं। जब आप जजमेंट सुनाते हैं तो आपके पास एक बैकग्राउंड होता है कि हाँ, दोनों लॉयर के बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, किसने क्या ग्राउंड क्या बनाया, ground बनाया। और उसको लेकर के अगर आप जजमेंट में है, ये है कि उन पार्टिकुलर वो जज शायद वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे उस लीगल हाँ। प्रोसीडिंग को लेकर, और उन्होंने ये बात बोल दिया। नहीं, वो तो जिस तरीके से बोले वो कहीं ना कहीं सही चीज बोल रहे थे, हाँ। बट जजमेंट में वो वो नहीं आना चाहिए क्योंकि जजमेंट जो आपका जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट किस बेसिस पे दिया गया, कौन कौन से एविडेंस को एक्सेप्ट किया गया, कौन कौन से एविडेंस को रिजेक्ट किया गया। जजमेंट में ये होता है, और जजमेंट में क्या सुनाया गया, तो वहां तक पहुंचने का प्रोसेस। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हम उसमें दे दें। तो पर्सनल ओपिनियन जब इतना हैम्परिंग हो, जब इतना ज़्यादा जनरल आप दे दे रहे हैं, सब लड़कियों के लिए दे दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप ये गलत किया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आते रहते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग भी अब हम लोग अपडेट होते रहते हैं, बट सारे के सारे जो नॉर्मल जो काम करने वाले लोग हैं, अपने में रहने वाले लोग हैं, जो लीगल प्रोफेशन से नहीं है, उनको तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्या जजमेंट आया, क्या क्या नया नया चीज़ खुल के आया है या क्या नया है। तो वहाँ वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो कि आपको नया नया लीगल अवेयरनेस देते रहें। साइबर क्राइम का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। इनफैक्ट साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए क्या लॉ स्ट्रांग है और जुडिशरी कैसे हेल्प करती है इसमें? साइबर बुलिंग के लिए हम लोग एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है। आप उस पर जाके ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफेंसेस हो, स्टॉकिंग हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है, बार बार आपको ज़बरदस्ती फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, इस तरीके से आप अनकंफर्टेबल हो गए, या फिर आपको फिशिंग का मतलब होता है कि जब आपको आपके सारे पर्सनल डेटास को अगर कोई यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फिर इस तरीके की कोई भी मैटर है, और आपका पर्सनल डिटेल्स अगर आपका गलत तरीके से ले लिया है और उसको यूज़ कर रहा है, तो फिर वहाँ पे या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सेक्सटिंग कर रहा है, अगर आपको सेक्सुअल कंटेंट्स भेज रहा है या तंग करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको दिया हुआ है डिटेल कि आप इन चीज़ों को, लगभग 20 चीज़ों पे आप जाके वहाँ पे एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फिर वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करते हैं कि वो कैसे, मतलब उसको संभाला जाए, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। आपको बस करना है कि आपका जो भी एविडेंस है वो लगा दीजिए, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम, पता, जो कि नॉर्मल हर जगह देना होता है, नाम, अपना पता, आपका फादर्स नेम, आपका फ़ोन नंबर या जो भी कांटेक्ट करने का डिटेल्स हो, और आपका जो कंप्लेन है वो डाल दीजिए। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ से फिर आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और जल्दी ही रिकवरी भी हो जाता है। देखा जाए ना, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम को बढ़ाने का मेन रीज़न तो पता नहीं किसको हम लोग ब्लेम दें, लेकिन जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे कोई चीज़ को, वो उतना एक्सप्लॉइट भी करेंगे, उसको मिसयूज़ भी करेंगे। तो सिक्के का दो पहलू है, में से ये भी एक पहलू है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों को जैसे अवेयरनेस जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाएगा वैसे से आप उसकी शिकार भी होते जाएंगे। अब्यूजिंग है जो सोशल मीडिया में, स्टोरी में अब्यूजिंग होता है, आपका कमेंट में अब्यूजिंग होता है। तो इस तरीके से
देखा जाए तो अब्यूज़ का एक ही साइबर बुलिंग का यही एक तरीका है कि आप जाइए और सीधा-सीधा पोर्टल पे अपना कंप्लेंट फाइल कीजिए। और अगर आपने पोर्टल पे कंप्लेन किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो? साइबर में ऐसा तो नहीं होता कि उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते, बट कभी ना कभी अगर वही चीज़ है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप जाके एफआईआर भी करा सकते हैं पर्टिकुलरली, और मतलब ऑफलाइन भी आप जाके इस पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उस पे आपका फिर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम अभी डेवलप होने में टाइम है। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में जो लीगल गैप कह सकते हैं एक तरीके से, अगर है तो उसको कैसे हम लोग ब्रीच कर सकते हैं? देखिए, रूरल एरिया में क्या है कि अभी भी लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अभी भी लड़कियों को घर में रखा जा रहा है, और बता देना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर जाने से नहीं होता है, सिर्फ़ काम करने से नहीं होता है, घर में हो रहा है। मैक्सिमम जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं वुमेन के साथ, वो उनके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, आस-पास के लोग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वो जहाँ रह रही हैं वहाँ के क्रिमिनल्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है या घर का आस-पास का जो जगह है, वहीं ये क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। रूरल एरियाज़ में आई थिंक मुझे ये लगता है कि ज़्यादा ही क्राइम हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ कोई वो बताने नहीं लेकिन आता रिपोर्टेड है। नहीं है वो। रिपोर्टेड नहीं है, वो लोग बताते नहीं हैं, वो लोग सामने नहीं आते हैं, और अगर हो गया तो वो लोग मान लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ एक केसेस था जिसमें कि एक आईएएस ऑफिसर का तैयारी कर रही थी, वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ हुआ है रेप केस, लेकिन मैं आज तक बोल नहीं पाई हूँ किसी को, मेरे में हिम्मत नहीं है, गाँव से है। तो वो चीज़ वो नहीं बात करना चाह रही थी, बट वो किसी को देखी, दिव्य कीर्ति सर को देखी जो कि आईएएस के फेमस टीचर है, तो उनको बताई, तो वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले। तो यहाँ से ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यार वो लड़की आईएएस का तैयारी करी, फिर भी उसमें हिम्मत नहीं है कि मतलब वो आके बोले। तो ऐसे तरीके से कितना केसेस होगा जो कि वुमेन के साथ हो रहा है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओल्ड एज में हो, यंग चाइल्ड हो, चिल्ड्रंस हो, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, उनके साथ हो रहा है। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जितना लोग जानें, जागरूक रहें, और अपना चरित्र तो हमारे हाथ में है, हमारा चरित्र ही हमें बनाता है इंसान को। चरित्र गया तो सब गया कहते ही थे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सब चीज़ जाएगा चलेगा, लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए। और आप एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को मत खोइए, क्योंकि आप जो गलत काम करिएगा वो कभी ना कभी उजागर ज़रूर होगा, और आपको अगर शायद नहीं सज़ा मिलेगा तो आपके किसी परिवार के व्यक्ति को सज़ा मिलेगा, क्योंकि आप अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्राइम बढ़ा रहे हैं, और क्राइम अगर बढ़ेगा तो क्राइम आपकी तरफ भी आ सकता है, कोई और आपकी तरफ का क्राइम करेगा, आपके बच्चों के साथ करेगा, तो आप वो तो नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए कि समाज में हम भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे जैसे लोग ही सब लोग हैं, सामने वाला भी इंसान ही है, और हम इतना ह्यूमन नहीं बन जाएं। और हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि कैरेक्टर बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज़ का। कैरेक्टर बिल्डअप से ही शायद ये जो भी क्राइम है वो ख़त्म होगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं ख़त्म होगा। एज ए लॉयर आप उन वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनको लीगल प्रोसीडिंग में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए, सबसे मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए ही रहेगा, और मेरा खुद इसलिए ये ज़्यादा मोटो हमेशा इसलिए रहता है वुमेन ओरिएंटेड, क्योंकि वुमेन को अपलिफ्टमेंट का ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा समय से वो लोग ही फेस करते आई हैं और आगे भी करते रहती हैं, और वो बता नहीं पाती हैं। और हम लोग एज अ सोसाइटी जब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एज अ एडवोकेट जब खड़े होते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आसपास की जितनी भी फीमेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनके लिए आवाज़ उठा सकें। तो जितने भी प्रो बोनो करने का मतलब मेरा सजेशन रहेगा, जितने भी मेरे आसपास की मेरे जितने भी फीमेल एडवोकेट्स हैं या मेल एडवोकेट्स हैं, वो प्रो बोनो करें। प्रो बोनो का मतलब है कि जो भी ऐसे अग्रीव पार्टी होते हैं जो कि पे नहीं कर सकते, या फिर लीगल प्रोसीडिंग को नहीं टैकल कर सकते, नहीं उतना संभाल सकते, गरीब हैं, किसी तरीके से भी असक्षम हैं, तो वहाँ आप फ्री उनके तरफ से केस को लड़िए, केस को आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये क्योंकि एडवोकेसी ऐसा है ना कि हमारा प्रोफेशन जो है वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए है। समाज के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हुए हैं, सारे के सारे एडवोकेट और बैरिस्टर थे, और अभी भी जभी भी जो भी सोशल रिफॉर्म आता है, तो कहीं न कहीं वहाँ एडवोकेट का नाम होता ही होता है।
तो किसी भी समाज को सुधारने में एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल है और वहाँ पे आपको आगे आना होगा, प्रो बोनो एक्शन लीजिए, प्रो बोनो किसी की तरफ से लड़िए और हम जब उतरेंगे फील्ड में तो हम भी यही करेंगे क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए है। उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगी जो लीगल चैलेंज फेस कर रही हैं? और लीगल चैलेंजेस अगर फेस कर रही हैं तो फिर वहाँ पे किसी ऐसे एडवोकेट के पास जाइए जो प्रो बोनो कर रहा हो या फिर जो कि पर्टिकुलरली इस टाइप के केसेस देखता हो। बहुत सारे फीमेल एडवोकेट्स हैं, मेल एडवोकेट हैं, जहाँ आपको फीमेल एडवोकेट ज़्यादा प्रेफर करना अगर सही लगे, जहाँ आप सेफ फील करें, जो भी आपको सही लगे कि इसके पास जा सकते हैं, बात खुल के बता सकते हैं, वहाँ जाइए। और अच्छे इंसान का कमी नहीं है। अब वो जाके अगर आप बात कीजिएगा और आपको कोई सही इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपके जो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई अगर आपको तंग करने का कोशिश कर रहा है, एक्सप्लॉइट करने का कोशिश कर रहा है कोई एडवोकेट, तो आप किसी और एडवोकेट का हेल्प लीजिए जो कि ज़्यादा आउटस्पोकनली इस चीज़ में काम कर रही हो। किसी एनजीओ का हेल्प लीजिए जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से आप मतलब हेल्प ले सकते हैं लोगों का। और अदरवाइज़ जितना भी हम लोग बात करें कहीं न कहीं कुछ तो कमी रह ही जाएगा। दिक्कत तो हमेशा रहेगा, दिक्कत पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा। बट आप ये कर सकते हैं कि आप जाएँ और वैसे लोगों से जुड़ें, वैसे लोगों के पास जाएँ जो पैसा सिर्फ गेन करना उनका जिनका पेशा मोटो ना हो। नहीं हो। हाँ, तो ज़्यादातर उनको प्रेफ़र कीजिए, वहाँ आपको लीगल प्रोसीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि वहाँ तो फिर एडवोकेट का काम है। हाँ, आपका काम खत्म हो जाता है। जब आप एडवोकेट हायर कर लिए तो यानी एडवोकेट का काम है कि वो आपको एंड रिजल्ट दे, आपको डिक्री लाके दे, जजमेंट आके दे। आपका वहाँ रोल नहीं है। तो दिक्कत अगर आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि आपका केस सही से चल रहा है, तो फिर आप चेंज कीजिए और किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जो परफेक्ट हो आपके केस के लिए, आपको हेल्प करे, आपको आगे बढ़ाने में कोशिश करे, आपको पीछे करने का कोशिश ना करे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। Saloni ma'am, that's all from our side. Thank you so much for being here. I hope हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है बहुत ज़्यादा और अगर कुछ सवाल होगा तो ऑफ कोर्स वो लोग कमेंट में पूछेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उन कमेंट्स का रिप्लाई देने में हमारा हेल्प कर दें। बिल्कुल हेल्प करूँगी। और लीगल सलोनी का चैनल भी है जिसमें आपको अगर कोई भी लीगल अवेयरनेस चाहिए या फिर ऐसा कोई भी मुद्दा होता है जिसमें कि आपको जानकारी चाहिए या कोई भी लीगल एजुकेशन से ज़्यादातर रिलेटेड मेरा ही वीडियो रहता है जिसमें कि अगर लॉ स्टूडेंट है उसको अगर दिक्कत आ रही है या फर्स्ट जनरेशन लॉयर है जो कि हम भी हैं, मेरे ख़ानदान में हैं लोग लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, मेरे पापा नहीं थे, मेरे दादाजी नहीं थे। तो वहाँ पे जो दिक्कत आता है वो हम टैकल करते हैं, बात करते हैं। तो हम लोग धीरे-धीरे मिलके एक सोसाइटी बना सकते हैं जो कि लीगली अवेयर्ड हो और फिर आप आगे लोगों को अवेयर कीजिए, आगे लोगों को बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है और खुद भी रिसर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैम के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जा करके मैम के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। आपने Thank बहुत you. सही-सही सवाल चुन के रखा और बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग बात किए जो कि शायद मैं सोच के नहीं आई थी जी। कि इस पे बात किया जाएगा। लेकिन वो बस फ्लो में होते चला गया और एज़ अ एंकर, एज़ अ होस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फ्लो को बना के रखें और ऐसे-ऐसे चीज़ों पे लेके जाएँ जो कि सामने वाला इंसान सोचा नहीं है बट वो बोल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।